दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो पुराना हो गया। अब खुद विपक्ष में भी कांग्रेस अकेली पड़ती दिख रही है। संसद सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों से लेकर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व तक तमाम मोर्चों पर कांग्रेस अपने मित्र दलों के बीच ही अकेली पड़ रही है। बात शुरू हुई थी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी की इस टिप्पणी से कि इंडिया गठबंधन का नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाया जाए। जाहिर है निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी रहे। फिर बात आगे बढ़ी कि एक ही यानी गौतम अडानी के मुद्दे पर संसद ठप कर देना ठीक नहीं। इस राय में अखिलेश यादव की सपा भी शामिल रही। उसका जोर संभल मुद्दे पर था। यह निशाना भी कांग्रेस खासकर राहुल गांधी पर ही रहा, क्योंकि पिछले साल हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से वह लगातार अडानी से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहे हैं। इस बार भी संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले अमेरिका में गौतम अडानी समेत उनकी कंपनियों से जुड़े कुछ लोगों के विरुद्ध मुकदमे की खबर आ गई। बात यहां तक बढ़ गई कि तृणमूल कांग्रेस ने संसद भवन में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में आना भी बंद कर दिया। अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन से भी वह दूर रही। फिर भी कुछ ही कमी रह गई तो वह खुद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में यह कहकर पूरी कर दी कि वह इंडिया के संस्थापकों में से एक हैं। अगर नेतृत्व गठबंधन ठीक से नहीं चला पा रहा तो वह मौका दिए जाने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही उसका नेतृत्व संभालने को भी तैयार है। हालांकि अभी तक इंडिया का कोई औपचारिक नेता नहीं है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद क्रम से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास होने से स्पष्ट है कि कांग्रेस के हाथ ही गठबंधन की स्टीयरिंग है। ममता के कहने भर की देर थी कि शरद पवार से लेकर लालू यादव तक ने कह दिया कि ममता वाकई काबिल नेता है। इस तनातनी के बीच ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने ईवीएम के मुद्दे पर भी अपने स्वर बदल लिए हैं। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के दावे करने वाले इंडिया गठबंधन ने परिणामों पर आश्चर्य जताते हुए ईवीएम पर ही उंगली उठाई थी, लेकिन 6 महीने के अंदर ही अब इस मुद्दे पर भी कांग्रेस कमोवेश अकेली पड़ती दिख रही है। पहले मराठा दिग्गज शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, पर उनके पास ईवीएम मुद्दे पर कोई सबूत नहीं है। फिर ममता के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने तो ईवीएम को सही ही करार दे दिया। हरियाणा के साथ ही हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला ने भी अब अपने मित्र दल कांग्रेस को नसीहत दे दी है कि वह ईवीएम पर दोष बढ़ने के बजाय चुनाव परिणाम स्वीकार करना सीखे। कहना नहीं होगा कि अडानी पर न सही, पर ईवीएम पर कुछ अर्सा पहले तक विपक्ष एक ही स्वर में बोलता रहा है। अब अचानक बदलते स्वर दरअसल कांग्रेस के अलग थलग पड़ने या उसे अलग थलग करने की रणनीति का भी संकेत दे रहे हैं। मित्र दल ही मुद्दों से लेकर नेतृत्व तक कांग्रेस से दूरी बनाते दिख रहे हैं। इसका एक और बड़ा उदाहरण दिल्ली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव द्वारा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का खुला समर्थन करना है। आप और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन में हैं। दोनों ने लोकसभा चुनाव दिल्ली में मिलकर लड़ा था, पर विधानसभा चुनाव अलग लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन का बड़ा नेता होने के नाते अखिलेश दोनों में मध्यस्थता कर सकते थे या फिर तटस्थ भी रह सकते थे। बेशक अखिलेश की सपा का दिल्ली में कोई जनाधार नहीं है, इसलिए चुनाव परिणाम पर शायद ही कोई असर पड़े, लेकिन विपक्षी गठबंधन में दरार और तकरार का राजनीतिक संदेश तो जा ही रहा है। यह समझना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए कि इससे किसे लाभ होगा और किसे नुकसान। जाहिर है संवादहीनता और बढ़ती दूरियों के लिए सभी जिम्मेदार हैं, पर सबसे बड़े दल के नाते कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकती। पिछले साल के मध्य में बने 2 दर्जन विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सब कुछ ठीक तो कभी नहीं रहा, पर अक्टूबर और नवंबर में इस साल क्रमशः हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद
कांग्रेस और अन्य घटक दलों के रिश्ते तेजी से बिगड़े हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के वादे इरादे के साथ बने इंडिया गठबंधन में आपसी तकरार पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में ही शुरू हो गई थी, जब कांग्रेस ने किसी भी घटक दल को एक भी सीट नहीं दी। फिर नए साल में नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के पाला बदलकर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में चले जाने से देश के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में दो बड़े झटके लगे। लोकसभा चुनाव में इंडिया की गाड़ी कुछ पटरी पर आती दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा हो गया, तो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा में कांग्रेस और आप के बीच भी बात बन गई। आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी सपा के लिए खजुराहो लोकसभा सीट छोड़ दी, जबकि विधानसभा चुनाव में उसे 1-2 सीट के लायक भी नहीं समझा था। पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री कमलनाथ की इस टिप्पणी पर काफी विवाद हुआ था कि छोड़िए अखिलेश को। राजस्थान में भी कांग्रेस ने छोटे दलों को साधा, तो लोकसभा चुनाव में परिणाम विधानसभा चुनावों से बेहतर रहे। जाहिर है केंद्र में सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ, पर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को अकेले दम बहुमत से वंचित कर नैतिक जीत हासिल करने का दावा अवश्य किया। टीडीपी और जेडीयू जैसे नए सहयोगियों की बदौलत नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन संसद के पहले सत्र में उन्हें विपक्ष के आक्रामक तेवर झेलने पड़े। पिछले 10 साल के मद्देनजर वह एकदम उलट परिदृश्य था, लेकिन अक्टूबर में आए हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम और फिर नवंबर में आए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम ने समीकरण फिर बदल दिया है। आपसी दरार और तकरार उजागर होने से संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की आक्रामकता कम हुई है और सत्ता पक्ष के पुराने तेवर लौट आए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।